हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस में जो दिया गया है रेपिटेटिव डीएनए। वे रेपिटेटिव डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए आपने नाम सुना है, अल्फा सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट्स, है ना, ट्रांसपोजोन्स। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। रिसेंट टाइम में और शायद आने वाले दिनों में ये वो एरिया है जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हों। और उसकी वजह ये है कि इस एरिया में रिसर्च रिलेटिवली अब ज़्यादा अच्छे हो रही है। पुराने ज़माने में तो यूजुअली जीन्स या जेनिक पार्ट पे ही फोकस ज़्यादा होता था, तो इस पर उतना ज़्यादा काम हुआ नहीं। स्पेशली इसके कैरेक्टरिस्टिक पता लगा लिए गए, लेकिन इसकी एप्लीकेशन नहीं पता चल पाई है। तो अब धीरे धीरे हम इनकी एप्लीकेशंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, रेपिटेटिव डीएनए जब हम समझते हैं तो नाम से समझ में आता है कि रिपीट्स, मल्टीपल रिपीट्स आ रहे हैं, बार बार एक ही सीक्वेंस आ रही है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रिकरेंट है। उसका जस्ट अपोजिट टर्म हम अगर लें तो यूनिक सीक्वेंस। जैसे कोई जीन है वो एक ही है सेल में, पूरे जीनोम में एक ही जगह पे आ रहा है, तो उसको हम यूनिक सीक्वेंस बोलते हैं। ये तो सिंपल भाषा में इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो ये है कि कुछ कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जिनकी लाखों रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनके कंपैरिजन में जो सीक्वेंस 5 या 10 तक भी रिपीट लेती है उनको हम यूनिक सीक्वेंस कह देते हैं। तो यूनिक सीक्वेंसेस का मतलब होता है वो सारी सीक्वेंसेस जिनका कॉपी नंबर यानी जिनके रिपीट्स 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 से कम है, 2, 3, 5, 1, ज़्यादातर 1 होता है, लेकिन किसी किसी का 2, 4 भी हो सकता है। वो उसकी वजह है डुप्लीकेशन। कई बार डुप्लीकेट हो जाती है सीक्वेंस किसी वजह से, तो हम उसकी यूनिकनेस पे क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते। ठीक है। ज़्यादातर जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, जो प्रोटीन बनाने वाले जीन्स हैं, जिनमें प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो mRNA बनाते हैं, उन जीन्स को हम यूनिक सीक्वेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उनका नंबर 1, 2 या 4 इससे ज़्यादा यूजुअली देखने को नहीं होता। हाईली उनका नंबर अगर हम कंसिडर करें तो 10 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ह्यूमन बीइंग के जीनोम को जब साइंटिस्ट ने देखा तो तकरीबन 50% जीनोम लगभग यूनिक सीक्वेंसेस का बना हुआ है। एक्चुअल टू बी वेरी एक्यूरेट इट इज़ 49%। और बाकी जो 51% यानी जो लार्जर प्रोपोर्शन है वो किसका बना हुआ है? रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस का। तो अब हमें रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि ये जीनोम का आधे से ज़्यादा हिस्सा बनाता है, तो जाहिर सी बात है कुदरत ने कुछ तो काम अलॉट किया होगा इसको, वरना इतना जो कुदरत एक न्यूक्लियोटाइड को खामखा नहीं लगाता, वो 50% जीनोम कैरी करवा रहा है इस स्पीसीज़ में, तो खामखा तो नहीं करवा रहा होगा। साइंटिस्ट को, ह्यूमन बीइंग को काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं है, इसलिए हम इसको पुराने ज़माने से ऐसा मान लेते थे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब साइंटिस्ट इस बात को समझने लगे हैं और काफ़ी सारा इस पर काम हो रहा है। तो देखा गया है कि ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं इनको 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं: मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस एंड हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है जिसकी कॉपी 10 से ज़्यादा हो और 1 लाख से कम हो, यानी 10 से 1 लाख के बीच में कोई भी इनका कॉपी नंबर हो सकता है। और हाईली रिपीटेटिव डीएनए में 1 लाख से 10 लाख तक कॉपी नंबर होता है, 9 लाख, 5 लाख, 7 लाख, इतने कॉपी नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के केस और यूकैरियोट के केस को। तो प्रोकैरियोट में ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ एक हिस्सा ही होता है जो मेनली
रेपिटेटिव होता है, जैसे आरआरएनए के जीन्स है जो मल्टीपल कॉपीज में होते हैं, टीआरएनए के जीन्स है मल्टीपल कॉपीज में, या कुछ गिनी चुनी कुछ दूसरी सीक्वेंसेस। लेकिन यूकैरियोट्स में रेपिटेटिव और यूनिक सीक्वेंसेस दोनों ही बहुत होती हैं और रेपिटेटिव यूजुअली ज़्यादा होती हैं। अब रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को अगर हम क्लासीफाई करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो साइंटिस्ट ने इसको क्लासीफाई किया, तो हाईली रेपिटेटिव डीएनए एंड मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाईली रेपिटेटिव डीएनए कौन सा था? जिसका कॉपी नंबर 1 लाख से ज़्यादा है। मॉडरेटली रिपीटेटिव जिसका कॉपी नंबर 10 से 1 लाख के बीच में कहीं पर भी है। ओके, हाईली रेपिटेटिव डीएनए का जो एग्जांपल है वो है सैटेलाइट डीएनए, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ओके, सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट क्रोमोसोम का डीएनए नहीं है। सैटेलाइट क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम को हमने स्टडी किया होता है माइक्रोस्कोप में, तो उसमें एक प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद में एक छोटा सा हिस्सा हमें देखने को मिलता है, टॉप पर हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम के, जिसको सैटेलाइट क्रोमोसोम बोल दिया करते हैं। अब ये जो हिस्सा है इसको यूजुअली जब क्रोमोसोम को सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो ये हिस्सा लाइट वेट में होता है, जिसकी वजह से हम इसको सैटेलाइट क्रोमोसोम बोला करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सैटेलाइट डीएनए जो है, जब पूरे डीएनए में, ये कहीं पर भी हो सकता है, जैसे सेंट्रोमियर में यूजुअली अल्फा सैटेलाइट डीएनए देखने को मिलता है, तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है वो सेंट्रीफ्यूगेशन में टॉप पे आ जाता है, क्योंकि ये एटी रिच होता है। एडेनिन और थाइमिन इसमें ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप के जो भी डीएनए में होते हैं, ग्वेनिन और साइटोसिन ज़्यादा डेंस होते हैं और एडेनिन और थाइमिन कम डेंस होते हैं। तो कम डेंस होते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन में वो कम डेंस रीजन में ऊपर की तरफ आ जाएंगे और एक सैटेलाइट की तरह इमर्ज होते हैं, इसलिए हमने उसको सैटेलाइट डीएनए बोल दिया। सैटेलाइट डीएनए को सेल्फिश डीएनए भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने सर्वाइवल से रिलेटेड मकसद है इनका कोई काम आज तक हमें पता नहीं चला है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ये सेल्फिश है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अगली जनरेशन तक ले जाना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए। ये 2 टाइप के होंगे, टेंडम और इंटरस्पर्स्ड या डिस्पर्स्ड। टेंडम का मतलब होता है लगातार रिपीट्स हैं एक के बाद एक। इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स का मतलब हो गया रिपीट्स जो हैं वो पूरे जीनोम में बिखरी पड़ी हैं अलग अलग जगह पे। अगर 500 रिपीट्स हैं तो 500 एक जगह ना होके अलग अलग जगह पूरे जीनोम में पड़ी होगी, कहीं पे 100 होंगी, कहीं पे 10 होंगी, कहीं पे 20 होंगी, कहीं पे 50 होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। टेंडम मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम 3 टाइप में। कुछ तो जीन्स होते हैं, जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, हिस्टोन, इन सब के जो जीन्स होते हैं मल्टीपल जीन्स होते हैं, तो वो टेंडम रिपीट्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पार्ट आता है मिनी सैटेलाइट, जिसको हम आगे कंसिडर करेंगे। इसका एग्जांपल होता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, 11th-12th में पढ़ा भी होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअली हर इंडिविजुअल के VNTR को एनालाइज किया जाता है, और VNTR में डिफरेंस होने की वजह से हम बोलते हैं कि किसी का भी डीएनए जो है वो सेम नहीं होगा। यानी डीएनए एक जैसे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, वैसे डीएनए भी सेम नहीं होगा, इसलिए उसको टेक्निक को नाम दिया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंस्टीट्यूट हमारे हैदराबाद में है, CDFD, ओके, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसके पायनियर इंडिया में रहे हैं लालजी सिंह, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के VC भी रहे हैं, CDFD के डायरेक्टर भी रहे हैं। ओके, फिर तीसरा पार्ट आता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। इसको हम STR या SSR भी बोलते थे। STR का मतलब और SSR का जो भी मतलब है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और फिर हम देखते हैं इंटरस्पर्स्ड मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए का एग्जांपल होते हैं ट्रांसपोजोन, जंपिंग जीन जिनको आप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो सैटेलाइट के बारे में। इनको हम SSR और STR भी बोलते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट या सिंपल टेंडम रिपीट्स, क्योंकि ये किससे बिलोंग करते हैं? टेंडम रिपीटेटिव डीएनए से बिलोंग करते हैं। तो है होगा तो रिपीट्स होंगे, टेंडम होंगे, लेकिन ये सिंपल टाइप की सीक्वेंसेस होती है। और
ये जो सीक्वेंसेस होती हैं इनका साइज़ तकरीबन 1 to 500 के बीच में कहीं पर भी यूजुअली वेरी कर जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम 300 के अप्रॉक्सीमेटली ये होता है। इनके एग्जांपल है अल्फा सैटेलाइट डीएनए जो ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, और ड्रोसोफिला में ACAACT रिपीट्स। जो अल्फा सैटेलाइट है वो तकरीबन ह्यूमन जीनोम में 10% के आसपास होता है, 80 रिच होता है, ओके। और ख़ास बात ये है इन सभी माइक्रो सैटेलाइट और STR या SSR की कि इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शनल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो आप देखेंगे कि यूनिट क्या है, रिपीट कितने हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सैटेलाइट डीएनए में 5 to 300 बेस पेयर्स होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा रिपीट्स होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में होता है, और सेंट्रोमियर का जो अल्फा सैटेलाइट है वो इसका एग्जाम्पल है। मिनी सैटेलाइट में यूनिट कितनी होती है? 15 से 40 बेस पेयर के आसपास, ओके। और माइक्रो सैटेलाइट में 2 to 6 बेस पेयर ओनली, ठीक है। नंबर ऑफ रिपीट्स आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट दोनों ही यू क्रोमेटीन में प्रेजेंट होते हैं, और मिनी सैटेलाइट का एग्जांपल हमने ऑलरेडी कंसीडर किया था, VNTRs होते हैं। और माइक्रो सैटेलाइट के जो एक कॉमन एग्जांपल है वो होते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया मोस्ट कॉमन डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट का, CA, इस टाइप के रिपीट्स हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर ये रिपीट्स होते हैं साइटोसिन और एडेनिन दोनों पर ही आसानी से डीएमिनेशन हो जाता है और मिथाइलेशन भी हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, और चेंजेस बहुत ज़्यादा आने की वजह से ये म्यूटेशनल हॉटस्पॉट कहे जाते हैं। ये इनका एक फंक्शनल यूटिलिटी है जो कि एवोल्यूशनरी स्टडीज़ में हमें समझ में आता है, या यूँ कह लें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जो आने वाली क्लासेस में आप समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोजोन्स की। ट्रांसपोजोन 2 टाइप के, डीएनए ट्रांसपोजोन और आरएनए ट्रांसपोजोन। तो होते क्या हैं ट्रांसपोजोन? ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन्स हैं, या यूँ कह दें कि डीएनए की सीक्वेंस है जो कहीं पर भी एक जगह से हट के दूसरी जगह पे चली जाती है, या खुद वही है लेकिन अपने जैसी एक कॉपी बनाएगी, और वो कॉपी डीएनए में या जीनोम में कहीं पर भी किसी भी क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाती है। तो वो कुछ जीन्स को नॉन फंक्शनल कर देती है क्योंकि वो जीन के बीच में एंटर होगी, ओके। तो बेसिकली डीएनए ट्रांसपोजोन का मतलब होता है वो सीक्वेंस जो एक जगह से कटेगी और दूसरी जगह पे चली जाएगी और डीएनए के फॉर्म में ही जाएगी, या उसका रेप्लिकेशन होगा और दूसरी जगह चली जाएगी। दूसरा कैटेगरी आता है रेट्रो ट्रांसपोजोन। रेट्रो ट्रांसपोजोन का मतलब है कि वो ट्रांसपोजोन एलिमेंट, यानी वो डीएनए सीक्वेंस वहीं की वहीं रहेगी जहाँ जीनोम में है, वो आरएनए बनाएगी, और उस आरएनए से cDNA बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्शन के थ्रू, और वो डीएनए कॉपी जाके जीनोम में कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, ओके। रेट्रो ट्रांसपोजोन 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट ट्रांसपोजोन, या इनको कहते हैं RLE। RLE का पूरा नाम रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट। ये रेट्रोवायरसेस के डीएनए जैसे से होते हैं, इसलिए जैसे होते हैं एग्जैक्टली वो नहीं होते, रेट्रोवायरस नहीं है। हो सकता है रेट्रोवायरस के रेमिनेंट हो, हमारी बॉडी में कभी रेट्रोवायरस ने इन्फेक्ट किया हो और उसका जीनोम हमारे जीनोम में इंटीग्रेट हो गया हो, और कालांतर में या इवोल्यूशनरी पीरियड में उसमें म्यूटेशन होने से वो वापस रेट्रोवायरस का जो उसका फंक्शन था, इन्फेक्शन करने का जो पोटेंशियल था, वो ख़त्म हो गया और वो हमारे जीनोम का हिस्सा बन के रह गया। तो वहाँ से ये रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट का ओरिजिन होता है। दूसरी कैटेगरी आती है नॉन LTR ट्रांसपोजोन या रेट्रोपोजोन। इट्स नॉट द रेट्रो ट्रांसपोजोन फ्रेंड्स, इट्स रेट्रोपोजोन। इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइन्स एंड साइंस। इनमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स नहीं होते, दोनों जो इसके 2 छोर होते हैं उनकी तरफ टर्मिनल रिपीट्स नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, इसलिए इनको
नॉन LTR ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। अब लाइंस क्या है और साइंस क्या है, उससे पहले हम RLE के बारे में, रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 2 to 10 KB के साइज के होते हैं। KB का मतलब 1000 बेस पेयर्स, तो ये 2000 से 10,000 बेस पेयर का तकरीबन इनका साइज होता है। ये ह्यूमन जीनोम में तकरीबन 7 to 8% होते हैं और ये रेट्रोवायरस से स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, रेट्रोवायरल DNA से। ओके, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज एंजाइम दोनों ही खुद बनाते हैं, एनकोड करते हैं। इसकी वजह से ये अपना mRNA बनाएंगे, mRNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या कर देगा, DNA बना देगा और उस DNA को इंटीग्रेज एंजाइम जीनोम में दूसरी जगह पर लेकर चला जाएगा। ओके, लेकिन ये रेट्रोवायरस से डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट करने के लिए गैग जीन और पॉल जीन की ज़रूरत होती है, तो इसमें वो गैग जीन जो होगा वो म्यूटेटेड हो जाता है और इसकी वजह से इनका पैकेजिंग नहीं हो पाएगा वायरल पार्टिकल में, इसलिए इनमें इन्फेक्शन पोटेंशियल नहीं रह पाता। अब लाइंस के बारे में बात करते हैं। लाइंस का मतलब होता है लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। लाइंस ह्यूमन जीनोम में अगर हम देखें तो 21% ह्यूमन जीनोम सिर्फ लाइंस है। इनका साइज 1 to 6 KB होता है, किलो बेस पे होता है। ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बनाते हैं और इंटीग्रेज बनाते हैं और लगभग रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट की तरह ही ये ट्रांसपोजिशन करते हैं, लेकिन ये रेट्रो ट्रांसपोजोन है। मतलब ये हुआ कि ये जो लाइंस और साइंस हैं, इनको हम रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट से डिफर करें तो रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन थे और ये नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन है। बाकी सारी कहानी मोर और लेस सेम। ये भी RNA बनाएंगे और उस RNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से cDNA बनेगा और वो cDNA जाके जीनोम में दूसरी जगह इंटीग्रेट होगा। और फाइनली हमारा टॉपिक आता है साइंस, शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। ये ह्यूमन जीनोम में तकरीबन 13% होते हैं। साइज इनका बड़ा छोटा होता है, 100 to 300 बेस पेयर ही होता है, KB में साइज नहीं होता, यानी मैक्सिमम ये 1/3 KB का साइज इनका होगा। इनकी खास बात यह है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज खुद नहीं बनाते हैं, कोई दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बना दे तो फिर ये अपनी एक कॉपी जीनोम में दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। इसीलिए इनका डिपेंडेंस दूसरे मॉलिक्यूल्स पे होने की वजह से, दूसरी DNA सीक्वेंसेस पे होने की वजह से इनका नंबर लाइंस के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। ये 13% है और लाइंस कितने होते थे, 21%। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा रेपिटेटिव DNA सीक्वेंसेस को डिटेल में समझा है। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से वापस देखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे